हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी रेप्लिकेशन की। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद हमने बच्चों पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जीन एक्सप्रेशन में क्या आता है, दैट इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बनती है। ठीक है, रेप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जो डीएनए है उससे हमारे पास डीएनए की ही कॉपी बनेगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए के एक स्ट्रैंड से हमारे पास क्या हो रहा था, एमआरएनए बन रहा था। अब ये जो एमआरएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है, जो डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई थी उसने किसको दी थी, एमआरएनए को। अब उस एमआरएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है उसको यूज करके यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या आ गया बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इन दोनों के बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके हमारे पास क्या बन जाएगी, एक अमाइनो एसिड की चेन, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। लेटर ऑन ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसकी क्या होती है, कुछ फोल्डिंग वगैरह होगी। ठीक है, इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो इनिशियली जब भी ट्रांसलेशन होगी तो ट्रांसलेशन से बच्चों क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनेगा, पेप्टाइड। लेटर ऑन उस पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो डायरेक्टली कई बार बोल देते हैं एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एमआरएनए से पहले क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड, लेटर ऑन उससे हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज नोन एज दी प्रोटीन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज अ न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोट्स है तो इसमें क्या होगा, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसमें से एक स्ट्रैंड अनफोल्ड हुआ और यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज नोन एज दी एचएनआरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे क्या बना, दिस इज एचएनआरएनए। लेटर ऑन इस एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग हुई, कैपिंग हुई, टेलिंग हुई, स्प्लाइसिंग हुई, ये सब कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे क्या बना, एमआरएनए। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था बच्चों कहाँ पे हो रहा है, इन द न्यूक्लियस। अब ये जो एमआरएनए इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। वहां पे जाके इसकी क्या होगी बच्चों, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो साइट हमने याद रखनी है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हुई थी, इन दी न्यूक्लियस। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो बैक्टीरिया क्या है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों, उनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल भी है, जो डीएनए भी है, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दिस साइटोप्लाज्म। तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगी, देखो जो पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है वो भी कहाँ पे हो रहा है, इन द साइटोसोल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोसोल में हो रही है और ट्रांसलेशन भी कहाँ पे होनी है बच्चों, साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोसेस हैं कैसे चलते हैं, साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ नहीं हो रहे, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, देखो अभी एमआरएनए बन रहा है ना, उसी के ऊपर क्या हुआ, राइबोसोम आके अटैच हो गया, क्या स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होगी, प्लस दोनों कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चा, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वो कहाँ पे होती है, इन दी साइटोप्लाज्म। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे। ट्रांसलेशन मैंने क्या बताया कि वहां पे क्या होगा, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं उनकी चेन बनेगी और उसकी सिंथेसिस होती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो ट्रांसलेशन में चीज चाहिए, दैट इज नोन एज द अमाइनो एसिड। उसकी चेन बननी है तो उसके बिना तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होगी,
ठीक है, जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट का मतलब क्या है, इनको एनर्जी देना, ताकि जब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हो तो जो अमाइनो एसिड के पास एनर्जी थी वो उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, जब वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होगी तो जो अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट किया था, एक्टिवेट करने का मतलब जो इनको एनर्जी दी थी उसको यूज करके क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको यूज करके क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड्स रिएक्ट्स विद एटीपी, एनर्जी लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज करेंगे जिससे अमाइनो एसिड क्या लेगा, एनर्जी, टू फॉर्म अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है वो एक ATP के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा जिससे उसको एनर्जी लेनी है, तो वहां पे क्या होता है, उससे क्या बन जाएगा, अमाइनो AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ATP क्या है, इट हैज 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, उसमें से क्या होगा, जो एक फॉस्फेट है दैट इज AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, दिस इज मोनो, मतलब एक फॉस्फेट क्या होगा, अमाइनो एसिड के साथ लग गया, प्लस जो दो फॉस्फेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहां से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ATP से वो क्या करता है, एक अमाइनो मोनोफॉस्फेट को ले लिया उसने, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को, सॉरी। ठीक है, और दो फॉस्फेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को जो काम करती है वो एंजाइम कौन सी है, अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, तो असाइल जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगी किस किस का, अमाइनो एसिड का और AMP का, उसको हमने क्या टर्म दे दिया, अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यहां से क्या हो गया, दो पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पायरोफॉस्फेट था वो क्या हो गया, यहां से रिमूव हो गया। There is a separate amino acyl tRNA synthetase enzyme for each kind of amino acid. हर अमाइनो एसिड के लिए उसकी जो एंजाइम है that will be specific. अगर अमाइनो एसिड let's say this is the methionine, ठीक है, तो अमाइनो असाइल tRNA synthetase for methionine that will be specific, वो सिर्फ उसी के लिए काम करेगी। तो अगर हमने बोला यहाँ पे हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स थे, 20, तो एंजाइम्स भी कितनी हो जाएंगी, 20, there will be 20 amino acyl tRNA synthetase। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बननी थी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके लिए क्या चाहिए थी, बहुत सारी एनर्जी, तो इसलिए हमने क्या किया, अमाइनो एसिड्स को ही पावर पैक कर दिया, उनको ही एनर्जी दे दी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या करना है, चार्जिंग ऑफ tRNA। अब जो अमाइनो एसिड है उसकी अगर चेन बननी है तो अमाइनो एसिड खुद जाके तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, mRNA के पास खुद तो वो जा नहीं सकता कि लो मैं आ गया अब हमारी चेन बना दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ठीक है, कैरियर मतलब जो उसको लेके जाएगा, कैरियर मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन होता है, दैट इज नोन एज द tRNA। ठीक है, tRNA क्या करता है, अमाइनो एसिड को उठाता है और उसको ले जाता है जहां पे उसको लगाना होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल। तो लोडिंग ऑफ tRNA या फिर चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब क्या है, जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगा, tRNA के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड को हमने एक्टिवेट कर दिया, उसको एनर्जी दे दी, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक tRNA। ठीक है, इसका भी जो tRNA है दैट इज फिक्स। 20 अमाइनो एसिड्स थे, 20 ही क्या होंगे, tRNA। हर अमाइनो एसिड का अपना tRNA फिक्स है, मेथियोनिन का अपना tRNA है। ठीक है, अगर ग्लाइसिन है उसका अपना tRNA, सीरीन है उसका अपना tRNA, हर एंजाइम का, हर अमाइनो एसिड का अपना tRNA है। और उतने ही हमारे पास क्या थे, अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, ये नंबर याद रखना, एंजाइम्स भी उतनी थी, हर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक थी, सिमिलरली जो tRNA अमाइनो एसिड को लेके जाएगा वो भी क्या है, उसका स्पेसिफिक है। नाउ अमाइनो एसिड अटैचेस टू द अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट of its specific tRNA and AMP and enzyme are separated from it। ठीक है, जैसे ही अमाइनो एसिड tRNA पे अटैच होगा
तो वो जो पहले कॉम्प्लेक्स बना हुआ था उसमें से क्या होगा, जो AMP है वो भी रिमूव हो जाएगा, प्लस जो एंजाइम थी वो भी क्या हो जाएगी, वहां से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक tRNA का मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कुछ लूप्स होती हैं। तो उसके पास जो यहाँ पे इस एंड पे जो ये अमाइनो एसिड की अटैचमेंट साइट होगी, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड tRNA की अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही क्या हो गया, देखो अमाइनो असाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, वो किसके साथ अटैच हो रहा है, tRNA के साथ। जैसे ही वो tRNA से अटैच हुआ तो क्या बन गया, अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। उसमें से जो AMP था और जो एंजाइम थी वो साथ के साथ क्या होगी, वहां से रिमूव होगी। अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज tRNA। जब tRNA अमाइनो एसिड से अटैच्ड हो गया उसको हम क्या बोल देंगे, charged tRNA. Now amino acyl tRNA moves to the ribosome for protein synthesis. अब tRNA ने अमाइनो एसिड को उठा लिया, वो कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम के पास, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटिस, दिस इज अमाइनो एसिड एंड दिस इज ATP। ये जो एंजाइम है इसके ऊपर क्या हुआ, अमाइनो एसिड आके अटैच हुआ, और किस साथ ही में क्या हुआ, उसको एक्टिवेट करना है तो ATP भी अटैच हो गया। अब उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए साथ ही में क्या आ गया, उसका स्पेसिफिक tRNA। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज tRNA, उसके साथ ये क्या आ गया, उसका अमाइनो एसिड अटैच हो गया, और जो AMP था और जो फॉस्फेट्स थे वो क्या हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए। ये एंजाइम भी रिमूव होगी, अल्टीमेटली बचा क्या, tRNA विद इट्स अमाइनो एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज tRNA। ठीक है, सिमिलरली अमाइनो एसिड आया, ATP के साथ अटैच हुआ, और क्या बन गया, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, और एंजाइम कौन सी यूज हुई थी यहाँ पे, अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटिस। अब ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था अपने स्पेसिफिक tRNA के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, चार्ज tRNA। ठीक है, ये जो इसका ये वाला एंड है CCA, इसके साथ ही अटैच हुआ और साथ में क्या हो गया, यहाँ पे AMP रिमूव हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गए अमाइनो एसिड्स लगने, इलोंगेशन में वो चेन लंबी होती जाएगी, टर्मिनेशन में क्या होगा, अल्टीमेटली जाके वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ जाते हैं अब हम, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, in this step 30S and 50S subunits of ribosomes, GTP, magnesium ions, charged tRNA जो अभी हम रेडी करके आए हैं, mRNA and some initiation factors are required। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, mRNA, जिससे रीड करके हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को लगाएंगे कि कैसे कैसे लगते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स, ठीक है, जो किसकी तरह काम करेंगे, एज प्रोटीन फैक्ट्री। फिर क्या था हमारे पास, चार्ज tRNA जो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। अब इस सब को काम करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, तो GTP के मॉलिक्यूल्स भी हो गए। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्री प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर इन दी डिसोसिएटेड स्टेट। बच्चों याद रखना, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होगी, ठीक है, जब ट्रांसलेशन नहीं होती किसी भी सेल में, तो राइबोसोम्स हमेशा कैसे होंगे, इन डिसोसिएटेड स्टेट। जब ट्रांसलेशन होगी तब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आके दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। तो इनको अटैच करने के लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयंस, प्लस साथ में किसकी जरूरत पड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर्स की। ठीक है, तो हमें mRNA चाहिए जिससे हम रीड करेंगे राइबोसोम्स, चार्ज tRNA, GTP एंड इनिशिएशन फैक्टर्स। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 3 इनिशिएशन फैक्टर्स, IF1, IF2 एंड IF3। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स हैं क्या, बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो इनिशिएशन में हेल्प करेंगे। GTP एंड इनिशिएशन फैक्टर्स प्रमोट द इनिशिएशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इन प्रोकैरियोट्स विद द हेल्प ऑफ SD सीक्वेंस mRNA recognizes the smaller subunit of ribosome। अब इनिशिएशन करने के लिए हमने बोला जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, mRNA पे। उस mRNA ने जाके क्या करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का उस पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे प्रोकैरियोट्स में 2 सब यूनिट्स होते हैं,
1 is the 50s and 30s is the smaller सब यूनिट। तो जो mRNA है उसने क्या करना है, 30s सब यूनिट पे जाके अटैच हो जाना है। बट उसको कैसे पता कि वो कहाँ पे जाके अटैच हो? ठीक है, मान लो ये स्मॉलर सब यूनिट है, इस पे आके यहाँ पे mRNA ने अटैच होना है। अब हो सकता है वो ऐसे अटैच हो जाए, हो सकता है उसका ये वाला पोर्शन अटैच हो जाए, हो सकता है ये वाला अटैच हो जाए। तो उसको कैसे पता चलता है? उसके लिए वहां पे एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं SD सीक्वेंस, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 8 नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट बिफोर 4 to 12 नाइट्रोजन बेस ऑफ इनिशिएशन कोडोन ऑन mRNA कॉल्ड SD सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, mRNA, एक इसका 5' एंड है, एक इधर क्या होगा 3' एंड। इसका जो इनिशिएशन कोडोन है, इनिशिएशन कोडोन हमेशा कौन सा आता है, AUG। ठीक है, जो क्या बनाएगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन। इससे 4 to 12 नाइट्रोजन बेसिस पहले एक सीक्वेंस होता है 8 नाइट्रोजन बेसिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे देखो A था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, UG था, CCU, CCA। इसको हम बोलते हैं एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट है, जो 30s सब यूनिट है राइबोसोम की, उसके अंदर जो 16s rRNA मिलेगा। तो ये दोनों RNA, ये mRNA था, ये rRNA था, ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री और इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। ठीक है, इसी के कारण mRNA को पता चलता है कि उसको कहाँ पे जाके अटैच करना है। ठीक है, दिस इज द SD सीक्वेंस, जो किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, याद रखना ये सीक्वेंस कहाँ पे मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी शाइन डेलगार्नो कहाँ पे मिलते हैं, इन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ SD एंड ASD सीक्वेंस mRNA recognizes the smaller subunit of ribosome। तो इस सीक्वेंस की हेल्प से जो mRNA इसको पता चल जाता है स्मॉलर सब यूनिट कहाँ पे और कहाँ पे अटैच होना है। तो क्या बन गया, देखो जो mRNA था वो किसके साथ अटैच हुआ, 30s सब यूनिट के साथ, और उसको अटैच होने के लिए हेल्प कौन करता है, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नीशियम आयंस की भी जरूरत होती है, तो क्या बन गया, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज दी 30s सब यूनिट और उसके ऊपर कुछ ऐसे mRNA लग गया, इसको हम क्या बोल देंगे, 30s mRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो 30s mRNA कॉम्प्लेक्स है किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ही अटैच होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है, जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे इनिशिएशन कोडोन है, जिसके ऊपर यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, दैट इज मिथ्योनिन, फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है, जो प्रोकैरियोट सेल्स में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है दैट इज फॉर्माइल मिथ्योनिन, वो आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, 30s mRNA, ये तो बना ही हुआ था, साथ में क्या लग जाएगा, फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये अटैच होता है तो हमें क्या चाहिए होते हैं वहां पे, GTP, और जो वहां पे इनिशिएशन फैक्टर्स काम करते हैं वो कौन से, IF2 एंड IF3। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे आके एक RNA लग गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द mRNA, और वो किसकी हेल्प से लगा, ये जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस था, जैसे ही ये अटैच हुआ इसके ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे इनिशिएटर tRNA, जो क्या होता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन, फॉर्माइल मिथ्योनिन सबसे पहले हमेशा यही आके लगेगा। ठीक है, जैसे ही ये लगता है तो क्या हो जाएगा, जो लार्जर सब यूनिट है वो आके अटैच हो जाएगी और इसको हम क्या बोल देते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, mRNA एज वेल एज द इनिशिएटर tRNA। क्लियर है? ठीक है, अब क्या हुआ, जो लार्जर सब यूनिट था राइबोसोम का 30s, वो भी आके अटैच हो गया और जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनवाना था, वो बन गया। तो कंप्लीट राइबोसोम क्या बन जाएगा, दैट इज 70s राइबोसोम। ठीक है, अब ये जो लार्जर सब यूनिट आई है राइबोसोम की, उसमें 3 साइट्स होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, 3 साइट्स मिलेंगी कहाँ पे, लार्जर सब यूनिट में। कौन कौन सी है, P साइट, A साइट, E साइट। ठीक है, P साइट का मतलब है पेप्टिडाइल साइट। पेप्टिडाइल साइट मतलब ये जो साइट है यहाँ पे क्या बनवाने में हेल्प करेगी, पेप्टाइड बॉन्ड।
ए साइट मतलब अमाइनो असाइल साइट, यहाँ पे क्या आता है सबसे पहले अमाइनो एसिड, ठीक है। ए साइड पे हमेशा जो टीआरएनए किसको लेके आता है, अमाइनो एसिड को। पी साइड किस में हेल्प करती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। ई साइड क्या है, एग्जिट साइड। जब टीआरएनए ने अपना काम कर दिया, उसका काम क्या था, अमाइनो एसिड को लेके आया था, उसको देना था। जैसे ही उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, उसका काम खत्म हो गया, तो वो क्या करेगा, ई साइड से एग्जिट मार लेगा, अपनी भाग जाएगा वहां से, उसका काम खत्म तो हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, ये एमआरएनए है। अब इस लार्ज सब यूनिट में 3 साइट्स है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। यहाँ पे टीआरएनए आया, उसने अपना अमाइनो एसिड को लेके आया, पी साइट पे जाके वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को इधर ट्रांसफर कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जैसे ही उसका काम खत्म, ई साइट से वो क्या करेगा, एग्जिट मार जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सी 3 साइट्स मिलती है, ए पी ई, ठीक है। स्टार्टिंग कोडोन ऑफ mRNA इज नियर टू पी साइट ऑफ राइबोसोम, सो tRNA विद फॉर्माइल मिथेनिन अमाइनो एसिड फर्स्ट अटैचेस टू पी साइट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अभी मैंने बताया जो ए साइट है उसका काम क्या है, अटैचमेंट साइट, ठीक है। वहां पे आके सबसे पहले क्या आता है, अमाइनो एसिड। लेकिन जो हमारा इनिशिएटर अमाइनो एसिड, जो इनिशिएटर टीआरएनए आएगा फॉर्माइल मिथेनाइन को लेके, वो हमेशा कौन सी साइट पे आता है, पी साइट पे। इसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे, लेट इट बी 20, 30, 40, 100, 200, 500, जितने भी अमाइनो एसिड्स आने हैं, वो टीआरएनए हमेशा कहाँ पे लेके आएगा, ऑन द ए साइड। सिर्फ जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आता है, जो इनिशिएटेड टीआरएनए आता है, वो कहाँ पे आता है, पी साइड पे, ठीक है, याद रखना। एंड नेक्स्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए इज नियर टू A side. So next new tRNA with new amino acid always attach at A site. But in initiation step तब A site क्या होती है, एम्प्टी, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो AUG साइट है कहाँ पे होगा, P पे। यहाँ पे जो A साइट है वो एम्प्टी, और इस तरफ क्या होगा, एग्जिट साइट। While in eukaryotes, smaller subunit of ribosome is recognized by 7-methyl guanosine cap, ठीक है। जैसे हमने बात की प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे क्या था, एसडी सीक्वेंस, दैट इज शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं बच्चों, वहां पे हमने पढ़ी थी प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो वहां पे क्या हुआ था, ये जो एमआरएनए था उसका एक 5' एंड था, एक 3' एंड था। तो यहाँ पे क्या लगा था, ठीक है, 7-मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगी थी। तो ये जो कैप लगी थी यहाँ पे, ये किस में रिकॉग्नाइज करती है, स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। इसके केस में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता कॉम्प्लीमेंट्री, वहां पे रिकॉग्निशन किसकी हेल्प से होगी, 7mg कैप, ठीक है। इन यूकैरियोट्स 18S rRNA of smaller subunit has a complementary sequence of 7mg कैप, ठीक है। ये जो 7mg कैप है, 7 क्या है, ये मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। ये किसको रिकॉग्नाइज करेगी, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दैट इज 40S, ठीक है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स कहते हैं 40S प्लस 60S, तो वो किसको रिकॉग्नाइज कर रही है यहाँ पे, 40S को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट क्या थी, 30S। 30S के साथ क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स आए कुछ, और हमने क्या बोला था, हमको क्या चाहिए, जीटीपी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनिशिएशन फैक्टर्स और जीटीपी आके बाइंड कर गए, यहाँ पे क्या होगा, एमआरएनए आएगा। एमआरएनए ने क्या किया, अपने एसडी सीक्वेंस के हेल्प से वो कहाँ पे आके अटैच हो गया, विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दैट इज द 30S। जैसे ही अटैच हुआ, इसकी इनिशिएशन कोडोन के ऊपर आके कौन लग गया, इनिशिएटर टीआरएनए, जो किसको लेके आया, मिथियोनिन को, ठीक है। जैसे ही अटैच हुए तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है वो आके अटैच होगी। देखो पी साइट पे क्या आया, इनिशिएटर टीआरएनए, और जो ए साइट थी वो क्या है, एम्प्टी, ठीक है। और ई साइट क्या है, अभी भी खाली है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये किसके केस में बन रहा है बच्चों, दैट इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आया, उसके ऊपर आके एमआरएनए अटैच हुआ। एमआरएनए के ऊपर क्या होगा, पी साइट के ऊपर जो इनिशिएटर कोडोन था उसके ऊपर क्या होगा, इनिशिएटर टीआरएनए,
अमाइनो एसिड को लेके आया, जैसे ही वो अटैच हुआ साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके लार्जर सब यूनिट लग जाएगा। ठीक है, अब लार्जर सब यूनिट लग चुका है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आ जाएगा, चेन इलोंगेशन। अब फर्स्ट टीआरएनए तो लग गया, ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, चेन को इलोंगेट करना है। अब जो न्यू टीआरएनए आएगा हमेशा कहाँ पे आएगा बच्चों, ए साइट पे। सिर्फ फर्स्ट टीआरएनए ये वाला कहाँ पे आया था, पी साइट पे। इसके बाद जितने भी अमाइनो एसिड्स आएंगे हमेशा कहाँ पे आते हैं, ए साइट पे। द लिंक बिटवीन अमाइनो एसिड ऑफ पी साइट is broken and tRNA of P site is discharged. So COH of P site amino acid becomes free. Now peptide bond takes place between COH group of P site amino acid and NH2 group of amino acid. ठीक है, अगर हम अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, क्या होता है, ये हमारे पास लेट से अल्फा कार्बन है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। एक तरफ अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, NH2 ग्रुप, एक तरफ क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। एक का क्या होगा हाइड्रोजन और एक क्या होता है इसका जो आर ग्रुप है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, इसी वेरिएबल ग्रुप के कारण हमें 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। जब अमाइनो एसिड टीआरएनए से अटैच होगा उसका कौन सा एंड अटैच होता है, COOH। ये वाला एंड कहाँ पे अटैच होगा, टीआरएनए पे। ये वाला एंड क्या होगा उसका, फ्री। ठीक है, जो NH2 एंड है वो क्या होगा, फ्री, और जो उसका COH एंड है वो क्या हो जाएगा, उसका अटैच हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो P साइट पे अमाइनो एसिड था वो क्या करेगा, अपने टीआरएनए से बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा एंड फ्री होगा उसका, COOH। अब जो A साइट पे न्यू अमाइनो एसिड आया वो तो अभी अटैच्ड है ना, ठीक है, वो अभी टीआरएनए से अटैच है, तो उसका कौन सा एंड फ्री मिलेगा हमें, NH2 वाला। तो P साइट का जो टीआरएनए है उसका COH बॉन्ड बनाता है किसके साथ, NH2 ग्रुप के साथ। किसके वाले, A साइट वाले के साथ। ठीक है, 23S rRNA इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो rRNA है दैट इज 23S rRNA इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वो किस में हेल्प करेगा, इन दो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। क्योंकि rRNA यहाँ पे एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, राइबोजाइम क्या है, जब rRNA दैट इज 23S rRNA किसकी तरह काम कर रहा है, एंजाइम की तरह, दैट विल बी नोन एज राइबोजाइम। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो मतलब जो टीआरएनए प्रेजेंट था पी साइड पे उसका काम हो गया, उसने अमाइनो एसिड दे दिया, तो वो क्या करेगा, वहां से रिलीज हो जाएगा और ई साइड के थ्रू क्या होगा, बाहर चला जाएगा। नाउ टीआरएनए ऑफ ए साइड इज ट्रांसफर टू पी साइड। अब उसके बाद जो ए साइड पे अमाइनो एसिड था वो कहाँ पे जाएगा, पी साइड पे। जो पी साइड पे अमाइनो एसिड था वो कहाँ गया, ई साइड पे। तो अल्टीमेटली जो ए साइड थी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी। अब जैसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, हमने बात की जो सबसे पहला टीआरएनए आता है वो कहाँ पे आता है, पी साइट पे, और वो हमेशा किसको लेके आता है, दैट इज मिथ्योनिन। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे जो ए साइट है वो खाली है, तो अब जो नेक्स्ट टीआरएनए होगा वो कहाँ पे आएगा, ए साइट पे। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आ गया, टीआरएनए, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ACC, और इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज ट्रिप्टोफैन। जैसे ही ये ए साइट पे टीआरएनए आया तो पी साइट वाला ये टीआरएनए यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, इसका जो बॉन्ड है ये यहां से टूट जाएगा, जिसके कारण क्या है, इस मिथ्योनिन का जो COOH एंड है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसका जो COOH एंड है वो फ्री हो जाएगा। इस ट्रिप्टोफैन का कौन सा एंड फ्री था, NH2, क्योंकि इसका जो COOH एंड है वो तो यहाँ पे बाउंड है ना। ठीक है, वो तो टीआरएनए के साथ लगा हुआ है, तो इस मिथ्योनिन का COOH एंड, ठीक है, जो मिथ्योनिन है इसका COOH एंड प्लस उसका NH2 एंड, किसका, ट्रिप्टोफैन का, इन दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन है जो अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ये अटैच हुआ तो क्या होगा, ये वाला टीआरएनए फ्री हो गया। ठीक है, इसका काम क्या था, अमाइनो एसिड को प्रोवाइड करना। जैसे ही इसने अपना अमाइनो एसिड दे दिया, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, ई साइड से, और ई साइड से अल्टीमेटली बाहर चला जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो पी साइड पे अब अमाइनो एसिड था, ठीक है, जो ए साइट वाला ये था, ये कहाँ मूव कर जाएगा,
पी साइड पे, और पी साइड पे है तो इसके पास क्या अटैच है, ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन। जो पी साइड पे प्रेजेंट था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, क्योंकि इसका यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था वो नहीं रहा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से जो ए साइट है वो एम्प्टी होगी। ठीक है, जो यहाँ पे अब ए साइट है फिर से खाली होगी, फिर से खाली होने के कारण क्या होगा, अब ये जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है वो कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, AAG, और ये अपना फिनाइल एलेनिन लेके आ रहा है, ये अपना अमाइनो एसिड लेके आ रहा है। सिमिलर फिर से होगा, यहाँ से वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा COH, इसका NH2N फ्री है, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना फिर से क्या होगा, राइबोसोम मूव करेगा और ये ए साइट वाला tRNA कहाँ आ जाएगा, पी साइट पे। पी वाला क्या करेगा, ई साइट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये जो रिएक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता रहेगा। नाउ राइबोसोम स्लाइड्स ओवर mRNA। अब राइबोसोम है वो जो मूव करेगा कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन। रेप्लिकेशन इसी डायरेक्शन में होती है, ट्रांसक्रिप्शन इसी डायरेक्शन में होती है, ट्रांसलेशन भी इसी डायरेक्शन में होती है। ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA, न्यू कोडोन ऑफ mRNA कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल एट ए साइट। ठीक है, mRNA मूव करता रहेगा और हमेशा क्या होगा, ए साइट पे जो कोडोन है वो फ्री रहेगा। And according to new codon of mRNA, new amino acid attaches in polypeptide chain। ठीक है, mRNA के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे नया नया अमाइनो एसिड आएगा। ट्रांसलोकेस एंजाइम इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। एक और एंजाइम आ गई, पहले हमने पढ़ी थी राइबोजाइम, जो किस में हेल्प कर रही थी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में। दूसरी एंजाइम कौन सी है, ट्रांसलोकेस, जो किस में हेल्प करेगी, राइबोसोम की मूवमेंट में। और उस स्लाइडिंग के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज GTP। इन इलोंगेशन प्रोसेस, जैसे हमने इनिशिएशन प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, यहाँ पे उनको हम क्या बोल देंगे, इलोंगेशन फैक्टर्स। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर्स क्या आते, IF1, IF2 एंड IF3। इलोंगेशन फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, EFTU, EFTS एंड EFG। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट राउंड ऑफ इलोंगेशन में, ठीक है, यहां से सबसे पहले क्या आ रहा है, ये जो पी साइट है, ठीक है, इस पी साइट पे क्या आ रहा है, सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड आके अटैच हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है वो कहाँ पे आ रहा है, ए साइट पे। जैसे ही देखो अब ये ए साइट पे अमाइनो एसिड आया, पी साइट वाला क्या करेगा, अपना अमाइनो एसिड किसको दे देगा, ए साइट को, और उन दोनों के बीच में क्या बन गया, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्योंकि उसने अपना अमाइनो एसिड किसको दे दिया, ए साइट को, तो पी साइट वाला tRNA फ्री हो गया। तो क्या होगा, अब उसके बाद देखो mRNA शिफ्ट किया, इसको हमने क्या बोला, ट्रांसलोकेस। तो पी साइट वाला अमाइनो एसिड कहाँ चला गया, ई साइट से बाहर, और जो ए साइट पे tRNA था वो कहाँ पे आ गया, पी साइट पे। और अल्टीमेटली फिर से क्या हुआ बच्चों, जो ए साइट थी वो क्या होगी, यहाँ पे फ्री होगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज चेन टर्मिनेशन। पहले इनिशिएशन हुई, उसके बाद जो चेन बनी उसको इलोंगेट किया गया। अब अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, हम चेन को टर्मिनेट करेंगे। अब चेन टर्मिनेट कब होगी, जब देखो राइबोसोम स्लाइड करता रहेगा, ठीक है, बार बार मूव करेगा, ए साइट फ्री होती रहेगी। जब उस ए साइट पे कोई भी नॉनसेंस कोडोन आ गया, नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हो सकते हैं, UAA, UAG या फिर UAGA, इनको हम और क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन्स। ये जो स्टॉप कोडोन्स हैं इनके लिए कोई tRNA नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो tRNA फॉर देम। तो जैसे ही ए साइट पे इन तीनों में से कोई भी नॉनसेंस कोडोन आया या फिर स्टॉप कोडोन आया, अब वहां पे क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि कोई tRNA नहीं आएगा। तो क्या होगा, पी साइट को ए साइट पे कोई अमाइनो एसिड ही नहीं मिलेगा ट्रांसफर करने को, तो अल्टीमेटली चेन वहां से क्या हो जाएगी, फ्री। द लिंकेज बिटवीन द लास्ट tRNA एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रोकन, क्योंकि पी साइट पे अमाइनो एसिड ने तो ब्रेक करना ही है, पर उसका जो वहां से COH एंड फ्री होगा उसको अटैच करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं आगे, तो वो क्या हो जाएगी, वहां से चेन फ्री हो जाएगी बाय 3 रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, इन नॉनसेंस कोडोन की जगह पे वहां पे कोई tRNA तो आएगा नहीं, वहां पे क्या आते हैं, रिलीज फैक्टर, दैट इज RF1, RF2 एंड RF3। वो भी किसकी हेल्प से आते हैं, विद द हेल्प ऑफ GTP। And mRNA also have some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions। ठीक है, mRNA के ऊपर कुछ रीजन था
जिसको हमने क्या किया, कोडोन्स की तरह रीड करके अमाइनो एसिड्स लगाए। लेकिन कुछ रीजन ऐसा भी होता है जिसको ट्रांसलेट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। और वो कहाँ पे होगा, जैसे मान लो ये AUG है, ये इनिशिएशन कोडोन है, ये UAA है, ये स्टॉप कोडोन है। इसके बाद ठीक है जो ट्रांसलेशन नहीं होगी, और इससे पहले, क्योंकि स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बीच में जो कुछ भी है वो तो ट्रांसलेट हो रहा है, तो अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ पे मिलेंगे, 5' और 3' पे। 5' की तरफ क्या था, बिफोर स्टार्ट कोडोन, और 3' की तरफ आफ्टर स्टॉप कोडोन। द UTR प्रेजेंट ऑन mRNA आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, इन UTRs का बेसिकली काम क्या है, मैंने बोला था ना 5' की तरफ क्या होता है, mg कैप, 7mg कैप। तो वो 7mg कैप किस में हेल्प कर रही थी, स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करने में कि mRNA कहाँ पे बाउंड करना है। एज सच ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं है, बट उसकी अटैचमेंट में तो हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये P साइड पे tRNA था जिसके पास क्या थी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्योंकि A साइड के ऊपर यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन आ गया, तो tRNA तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज फैक्टर। अब इस रिलीज फैक्टर के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो ये हमारे पास tRNA है वो यहाँ से फ्री हो जाएगा, वो भी बाहर चला जाएगा। अब ट्रांसलेशन कंप्लीट, mRNA भी फ्री, जो राइबोसोम्स है वो फिर से किस में आ जाएंगे, डिसोसिएटेड स्टेट में। जब दोबारा ट्रांसलेशन होनी होगी, फिर से दोनों राइबोसोम सब यूनिट्स अटैच हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए था, tRNA जिसको हमने चार्ज किया था उसके अमाइनो एसिड के साथ, राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्टर्स बोलते हैं, और एक mRNA जिसमें क्या होगा, एक स्टार्ट कोडोन जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, और स्टॉप कोडोन जहां पे क्या होगी, ट्रांसलेशन रुक जाएगी। अब इनिशिएशन में क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले mRNA किस पे जाके अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट में। जैसे ही वो अटैच होगा तो क्या होगा, P साइट, ठीक है, दिस इज P साइट। तो P साइट पे क्या हुआ, आके चार्ज tRNA, जो हमारा इनिशिएटेड tRNA था वो आगे अटैच हो गया। जैसे ही वो अटैच हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही लार्जर सब यूनिट अटैच हुई तो क्या होगा, अब इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसके बाद इनिशिएटेड tRNA के बाद जितने भी tRNA आएंगे हमेशा कहाँ पे आते हैं, A साइट पे। ठीक है, तो जैसे ही A साइट पे tRNA आया तो P साइट वाला tRNA क्या करेगा, अपने अमाइनो एसिड्स किसको ट्रांसफर कर देता है, A साइट को, और उनके बीच में क्या बनता है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थी, राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम की तरह एक्ट कौन कर रहा था, 23S RNA इन प्रोकैरियोट्स एंड 28S RNA इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब जब तक यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन आया तो उसकी जगह पे कोई tRNA नहीं आता, तो क्या आता है वहां पे, दैट इज नोन एज दी रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर ने आके क्या करना है, सब कुछ रिलीज कर देना है, सब कुछ अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाएगी, और जितने भी ये कॉम्पोनेंट्स है सब दोबारा से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आई होप आप सबको आज का प्रोसेस समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।